हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल राइट को। एफकेट एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न में हम लोग पूरा एफकेट जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है तो प्रोबेबली यही रहता है कि फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन पूछ ले। क्लियर है? तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा पीडीएफ इनिशिएटिव जो है अपलोड हो जाता है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को और पूरा वन बाय वन करके हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले ये समझो कि जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन में डिवाइड है ना, फिर आर्टिकल में डिवाइड है, शेड्यूल में डिवाइड है। तो ये बताओ कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आते हैं। याद रखना जो फंडामेंटल राइट है ये पार्ट 3 में आते हैं और इसका जो आर्टिकल है ये 12 से 35 आर्टिकल इसके बीच में है, पूरा फंडामेंटल राइट को डील करता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो याद रखोगे कि जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो आर्टिकल है पूरा फंडामेंटल राइट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसे इंस्पायर किए गए हैं और बोरो किए गए थे। कहाँ से लिए गए हैं? इसको हम लोग यूएसए से लिए गए हैं और यूएसए में इसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट बोलते हैं। तो इस टर्म को थोड़ा याद रखना। फिर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फीचर समझ लेते हैं कि क्या क्या ऐसे फीचर है फंडामेंटल राइट का। पहले बात याद रखो कि जो फंडामेंटल राइट है यही क्या होता है ये समझ लो, है ना। मेरे को पहले ही बता देना था कि जो फंडामेंटल राइट है एक ऐसा राइट बोल सकते हो जिसके बिना जो है स्टेट में या फिर स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करना यहाँ पे थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। ठीक है? क्योंकि सपोज करो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए तो उसका मर्जी होगा कि आर्बिट्रेरी तरीके से रूल्स बना दे, है ना। तो क्या है कि फंडामेंटल राइट अपने को प्रोटेक्शन देता है। कैसे प्रोटेक्शन देता है? कि जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखिए फंडामेंटल राइट है कि बोलने का अधिकार है, मूवमेंट करने का अधिकार है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का अधिकार है। ये सब फंडामेंटल राइट है जो कि मूलभूत अधिकार हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो फंडामेंटल राइट इतना समझ आ गया, खुद ही एक अपने आप में फंडामेंटल है। ठीक है? तो फंडामेंटल राइट अब देखो गवर्नमेंट ने दिए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एब्सोल्यूट होगा। फंडामेंटल राइट मतलब हमें बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ भी बोल दोगे या फिर हेट स्पीच जो है उसका प्रोपागेंडा करोगे, ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्वालिफाई है। मतलब क्या कि फंडामेंटल राइट दिए गए हैं लेकिन वहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, है ना। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पॉजिटिव साइड को डिनोट करता है, यहाँ पे निगेटिव साइड नहीं लेना। लेकिन ये भी याद रखना कि ये परमानेंट नहीं है। कैसे परमानेंट नहीं है? अगर इमरजेंसी लगता है ना, इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी हो गया तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट को क्या कर देते हैं? सस्पेंड कर देते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सैक्रोसेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, टाइम पड़े तो इसको भी सस्पेंड कर देते हैं। क्लियर है? और एक याद रखना कि अगर सपोज करो फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है ना, फंडामेंटल राइट बोले गए हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं कि कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना के फंडामेंटल राइट को अगर कर्व कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। जो ऑर्डिनरी केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि पहले हाई कोर्ट जाओगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, नहीं पहले जो है लोअर कोर्ट जाओगे, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है इसके थ्रू क्या होते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 32 जाओगे सुप्रीम कोर्ट में और 2 to 6 जो है यहाँ पे जाओगे हाई कोर्ट में। तो कुछ यहाँ पे फीचर्स हैं, इसको थोड़ा याद रखना। अब देखो अपने पास क्या है, 6 फंडामेंटल राइट है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दोगे, हम लोग जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इसमें याद रखना कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है, जो कि राइट टू कौन सा है? राइट टू प्राइवेसी, जिसे फंडामेंटल राइट क्या किए गए थे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे, लेकिन उसको 300A में अभी के रेस्पेक्ट में लीगल राइट बना दिया गया है। इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखना है। तो कौन कौन सा अभी एट प्रेजेंट फंडामेंटल राइट है? राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच डिस्कस करते हैं। फिर राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एजुकेशन राइट है जो कि 19 से 30 बात करते हैं। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो कि आर्टिकल 32 के थ्रू बात करते हैं। क्लियर है? अब ये जो आर्टिकल पढ़ने के बाद 1 by 1 करके क्या करते हैं कि जितना भी आर्टिकल्स हैं
इसको हम लोग कवर करते हैं, जिसमें से पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12। इसमें क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 12 जो है डिफाइन किया गया है, जैसे कि हम लोग बार बार टर्म सुनते हैं स्टेट स्टेट करके, तो स्टेट है क्या, स्टेट का डेफिनेशन क्या है, ये चीज़ बताया गया है। तो स्टेट का मतलब यहाँ होता है गवर्नमेंट तो होगा ही होगा, पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़ हो गया, LIC हो गया, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, या फिर ऐसा जो बॉडी है जो कि गवर्नमेंट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से रिलेटेड करता है ना, रिलेट करता है गवर्नमेंट से, तब भी वो स्टेट के डेफिनेशन में आता है ना, तो इसको यहाँ पे याद रखोगे। फिर आर्टिकल जो 13 है ये बात करता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट रूल्स से रेगुलेशन बना रहे हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट को अगर वायलेशन करता है तो उसको हम लोग वाइड कर देंगे, ये चीज़ बोले गए हैं आर्टिकल 13 में, तो उसको नलीफाई हम लोग कर देंगे। क्लियर आर्टिकल 13। फिर आर्टिकल जो 14 है ये बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। ठीक है, यहाँ पे जो कंट्री है डाइवर्सिफाई कंट्री है, तो सबको यहाँ पे इक्वली अधिकार मिलना चाहिए। अगर किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो तो सब रिलीजन को प्रमोट करो, है ना, जस्ट एक रीजन को प्रमोट कर रहे हो ऐसा नहीं, वहाँ पे तो इक्वली बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये फिर वायलेशन हो जाएगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अंदर में सब लोग हैं, उसके ऊपर कोई नहीं है, न किसी को ज़्यादा प्रिविलेज मिलने वाला है, न किसी को कम प्रिविलेज मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ आएगा कि यहाँ पे तो वो लगा देते हैं, क्या देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं। तो रिजर्वेशन दे रहे हैं तो किसी एक सेक्शन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है तो इसका क्या होना चाहिए, वायलेशन होना चाहिए। लेकिन वायलेशन नहीं होता, यहाँ पे जो है एक्सेप्शन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि अगर किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वायलेशन नहीं होता है, उस जो पर्टिकुलरली सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए इस चीज़ का प्रोविज़न का क्या किए गए हैं, प्रावधान लाए गए हैं, है ना। तो आर्टिकल 14 को भी यहाँ पे याद रखोगे। फिर आर्टिकल जो 15 है ये बोलता है कि प्रोहिबिशन होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन का, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, चाहे रिलीजन के बेस में, है ना, चाहे कोई रेसेस हैं उसके बेस में, कास्ट के बेस में, है ना, सेक्स के बेस में, या फिर प्लेस ऑफ जो बर्थ है इसके रेस्पेक्ट में क्या है, जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। जो नॉर्मल टर्म में हम लोग जो छुआछूत समझते हैं ना, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और इसी के रेस्पेक्ट में कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी अलाउ किए गए हैं, किसके लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रेन के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए। अब ये क्या होता है कि थोड़ा एक्सेप्शन में आ जाता है, क्योंकि जो पहले से वीकर सेक्शन है उसको अपलिफ्टमेंट करना है ना, एक समान लेवल में लाना है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए, और वही स्पेशल प्रोविज़न को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं जो कि एक्सेप्शंस के कैटेगरी में डाले जाते हैं। ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 16 ये बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब। ऐसा नहीं कि अगर ये इलाइट पीपल है तो उसी को गवर्नमेंट जॉब में हम लोग रिक्रूट करेंगे, है ना, ये पुअर पीपल है तो हम लोग इसको गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इनइक्वलिटी का भाव यहाँ पे नहीं आना चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटी है। आर्टिकल 16 में बोले गए हैं कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए यहाँ पे, चाहे मेरिट के बेस में लो, लेकिन इलाइट पीपल पुअर के बेस में यहाँ पे अनइक्वलिटी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि रिजर्वेशन हम लोग देते हैं बैकवर्ड क्लास में, तो ये बोल सकते हो कि इसको क्यों देते हैं जबकि यहाँ पे इक्वलिटी लिखा हुआ है, तो ये भी एक्सेप्शन के कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर OBC हो गया, SC ST हो गया, है ना, PWD हो गया, तो इसको अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं मतलब वो किसमें, कौन से सेक्शन में आता है, रिस्ट्रिक्शन या फिर एक्सेप्शन के केस में आता है, याद रखना। फिर आर्टिकल जो 17 है ये बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का, है ना, कि अनटचेबिलिटी नहीं करोगे, ये एब्सोल्यूट राइट है, इसमें कोई एक्सेप्शन का बात नहीं आता है। तो आर्टिकल 17 का याद रखोगे कि अनटचेबिलिटी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये पूरा अबॉलिश कर दिए गए हैं। ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 80, इसमें से बोलते हैं कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल। पहले होता था ना कि जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री में जाओगे तो महाराजा, महाधिराज ऐसे करके अपना नाम लेते थे। अब वही अगर बात करोगे प्रेजेंट मॉडर्न टाइम में, अगर वैसे ही सब लोग अपना जो है प्रीफिक्स ऐड करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, तो इसको अबॉलिश किए गए हैं। ठीक है, कि जो है कोई टाइटल नहीं रखने वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर के पहले DR लिखा होता है, वहाँ पे एक्सेप्शन है। अगर कोई मिलिट्री या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन अलाउ किए गए हैं, जैसे कि भारत रत्न हो गया, गैलेंट्री अवार्ड हो गया, तो वहाँ पर ऐड किए जाते हैं, वो एक्सेप्शन के कैटेगरी में है। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो फंडामेंटल राइट है उसको। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर आर्टिकल 19 क्या बोलता है, इसमें जो आर्टिकल 19 है, पहली बात ये समझो कि जो फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ते हैं।
अब आर्टिकल जब 19 आता है तो इसके अंदर भी 6 फंडामेंटल राइट हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं याद रखना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें बोलने का अधिकार है ना, अपना जो थॉट है उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, ये चीज़ बोले हैं, ठीक है। फिर जो थर्ड है कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। अब देखो यहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि टेररिस्ट एसोसिएशन फॉर्म करोगे। जो रीजनेबल एसोसिएशन है जिससे थोड़ा क्या है यूनियन बढ़ सके, है ना, जो कंट्री है उसको बढ़ावा मिल सके, उसके रेस्पेक्ट में एसोसिएशन फॉर्म करना है, न कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट एसोसिएशन फॉर्म करोगे, ठीक है। फिर फोर्थ है फ्रीडम टू, है ना, मूव फ्रीली थ्रू आउट दी इंडिया, थ्रू आउट दी कंट्री घूम सकते हो। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ पे आर्टिकल 19 के अंदर आता है। फिर फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, ये सब चीज़ कर सकते हो। जैसे कि पहले होता था कि अगर जनरेशन में जैसे कि कोई बावर्ची है तो उसका सन या फिर उसका डॉटर, ये सब पूरा बावर्ची होना स्टार्ट होंगे। तो पहले के टाइम ऐसे ही होता था कि जो प्रोफेशन है उसी के प्रोफेशन में स्टिक रहना है। लेकिन यहाँ पे फ्रीडम दे दिए गए हैं, अगर बावर्ची हो तो अगला काम कर सकते हो, है ना। अगर अदर जो प्रोफेशन है, अगर दूसरे प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हो तो उसको भी अडॉप्ट कर सकते हो। तो आर्टिकल जो 19 है यही बात करता है कि फ्रीडम स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, है ना। लेकिन यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि एक का यहाँ पे एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। जैसे कि फोर्थ में लिखा हुआ है कि फ्री थ्रू आउट द इंडिया, मतलब हम लोग क्या है फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट दी कंट्री, थ्रू आउट द इंडिया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। कौन सा एरिया? जैसे कि आदिवासी एरिया है, वो लोग का अपना एक कल्चर है, आइडेंटिटी है ना। अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, उसका कल्चर अफेक्ट होगा, उसका कल्चर इन्फ्लुएंस होगा। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है उस एरिया को क्या बना देते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन एरिया बना देते हैं कि यहाँ पे जो है मूव नहीं कर सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट है कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। फिर जो आर्टिकल 20 है इसमें बोलते हैं कि प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है, जिसमें से नो एक्स फैक्टो, नो डबल पनिशमेंट, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। कैसे? अगर कोई पर्सन को एक बार अगर क्या कर दिए, एक बार अगर क्या है जजमेंट के थ्रू, है ना, एक बार जो है ट्रायल हुआ उसका, तो वहाँ पे अगर सज़ा सुनाए तो उसी से एक बार सज़ा सुना दिए हो तो अगर बाद में चाहो तो और दूसरा सज़ा उसी के केस में नहीं सुना सकते। मतलब जिस केस में उन्होंने सज़ा सुनाए हैं और जज का लगा है ना कि हमें और सज़ा सुना देना चाहिए, तो ऐसा नहीं, एक केस के लिए एक ही सज़ा सुनाओगे, बार बार यहाँ पे सज़ा नहीं सुनाना है, बार बार उसको जेल नहीं भेजोगे, ठीक है। तो वहीं पे बोले गए हैं कि नो डबल पनिशमेंट, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर पर्सन जो है जेल में है तो उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस जो मिलेगा उसको वहाँ पे वाइड हो जाएगा, उसको नलीफाई हो जाएगा, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बोलते हैं। अब खुद ही बताओ, कोई अगर जेल गए हैं तो ये थोड़ा ना बताएंगे कि अपने अगेंस्ट ही थोड़ा एविडेंस देंगे। भाई सब चाहते हैं कि हम लोग बाहर आ जाए इस केस से, है ना। तो अपने अगेंस्ट यहाँ पे भी जो है एविडेंस देना नहीं है, इसको सेल्फ इनक्रिमिनेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? फिर अगला, तो ये हमें समझ आ गया आर्टिकल 19। फिर जो 21 है ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बात करते हैं। ओनली बाय प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो पर्सनल लाइफ, पर्सनल लिबर्टी है कि घूमो फिरो या फिर जहाँ भी जाना चाहो फ्रीली मूव कर सकते हो कंट्री में, ये चीज़ बात करते हैं आर्टिकल 21 का। फिर आर्टिकल 21 ए जो है राइट टू फ्री एजुकेशन, जो 6 to 14 स्टूडेंट जो हैं, जो 86, देखो यहाँ पे जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो उसी में ऐड किए गए हैं कि जो 21 ए जो आर्टिकल इंसर्ट किए गए हैं और बोले हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पे फ्री होना चाहिए। मतलब जो 6 to 14 ईयर के जो स्टूडेंट हैं उसको यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे मिलना चाहिए, ये बोले हैं। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 22। ये बताते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि अगर भाई कोई प्रोटेक्शन कर रहे हो, है ना, अगर मान लो पुलिस का है अरेस्ट करके ले गए, तो अरेस्ट करके ले गए तो अपना खुद का तो प्रोटेक्शन होना चाहिए कि हम जो है लीगल एडवाइज़र करेंगे, लीगल जो प्रैक्टिशनर है, वकील बोल सकते हो, लॉयर बोल सकते हो, उसको हम लोग क्या है बता सके अपना कि ये ऐसा केस है ना, फैमिली को इन्फॉर्म कर सको, तो अपने लिए कुछ तो प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये बात करते हैं आर्टिकल 22। क्लियर है? लेकिन जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, देखो
प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ मैक्सिमम 3 मंथ विदाउट रिव्यू और एक्सटेंसिबल। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब अगर मेरे को लगा ये शक है कि ये जो है क्राइम कर सकता है तो उसको मैं पहले ही उठा के ले जाऊंगा और बताऊंगा भी नहीं कि क्या किए हो, क्या ग्राउंड है, क्यों जेल में डाल रहे हैं हम लोग, ऐसा करके बताएंगे भी नहीं। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। और यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने तक क्या कर सकते हैं, बिना ट्रायल के उसको रख सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे लिखा गया है कि मैक्सिमम 3 मंथ विदाउट रिव्यू एक्सटेंडेबल। क्लियर है, तो ये समझना बस थोड़ा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 23 की प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर जो होता है, तो ये जो है प्रोहिबिशन होगा, है ना। ह्यूमन ट्रैफिक नहीं कर सकते, फोर्स लेबर बंधुआ मजदूर की तरफ काम करा रहे हो, 12-12 घंटे 18 घंटे काम करा रहे हो, तो ये भी क्या किए गए हैं, आर्टिकल 23 में इसको बैन किए गए हैं, प्रोहिबिट किए गए हैं। फिर यहाँ पे चाइल्ड लेबर जो कि आर्टिकल 24 है, ये बात करता है चाइल्ड लेबर के रेस्पेक्ट में कि जब 14 ईयर्स के जो नीचे हैं उसको यहाँ पे जो है हजारिया जो फैक्ट्री होता है ना, केमिकल फैक्ट्री होता है, वहाँ पे काम नहीं करा सकते। ये क्लियरली बैन किया गया है यहाँ पे, है ना। अब देखो कोई है कि 14 ईयर्स कम है लेकिन घर का काम कर रहे हैं, घर का काम कर, मान लो क्या है फैमिली ने दुकान भेजने बोल दिया, तो अब ये नहीं बोल सकते कि जो 14 अंदर है, जो है ना 14 ईयर्स के अंदर है बच्चे हैं, वो लोग जो है काम नहीं करते, ऐसा नहीं। बात यहाँ पे हजारियस है, यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्रीज या माइंस में, इसके लिए प्रोहिबिशन है, दुकान जाने वाला प्रोहिबिशन यहाँ पे नहीं है। क्लियर, समझो। फिर आर्टिकल जो 25 है ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस रिलीजन्स एंड प्रैक्टिस। जो भी अपना रिलीजन है उसको, कंसाइंस है रिलीजन जो है उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जैसे कि अभी के रेसिपी में कथा होते हैं, ये है ना, भागवत कथा हो रहा है, ये सब क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 25 ने इसको अधिकार दिए हैं, ठीक है, जिससे अपना फ्रीडम है, कॉन्साइंस सोचने का अधिकार है, रिलीजन कोई भी रिलीजन उसको अडॉप्ट करने का अधिकार है, उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 25 बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली फोर्सफुली किसी को कन्वर्स कर रहे हो, है ना, कन्वर्जन में इन्वॉल्व हो गए, तो ये जो है स्टेट जो है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट जो है कि 26 की फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब देखो अपना कोई भी रिलीजियस है तो रिलीजियस में क्या होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ये पूरा फ्रीडम है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जो है अपॉइंट नहीं करने वाले हैं कि इस जो है रिलीजन है तो इसके लिए हम लोग गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ये जो है सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे, यहाँ पे ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं होता है। ये जो क्या बोल सकते हैं इसको, जो हेड होता है ना, जो फ्रीडम जो मैनेज करते हैं रिलीजियस अफेयर्स को, उसका जो हेड होता है उसके पास ये पावर है। फिर 27 बोलता है कि नो टैक्स फॉर प्रमोटिंग रिलीजन। अगर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। क्लियर है, जनरल टैक्स नॉट स्पेसिफिक टू रिलीजन अलाउड। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है 28 कि फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जो इंस्ट्रक्शन आते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से उसमें भी यहाँ पे फ्रीडम दिए गए हैं, ये आर्टिकल 28 बात करते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है कि प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर लैंग्वेज इंक्रीज जो है स्क्रिप्ट जो होता है माइनॉरिटी का, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये चीज़ बात किया आर्टिकल 29 में। अब यहाँ पे फ्रीडम दिए गए हैं रिलीजियस के मैटर में, तो माइनॉरिटी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो आर्टिकल 29 है, अब माइनॉरिटी है तो उसका कल्चर स्क्रिप्ट जो है प्रिजर्व करना यहाँ पे चैलेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि एक तो माइनॉरिटी है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि उसको प्रोटेक्शन करने का, अपने कल्चर को, है ना, लैंग्वेज को हो गया या फिर स्क्रिप्ट को हो गया, है ना, प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ जो है दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। प्लस जो आर्टिकल 30 है ये बात करता है कि अपना एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हो, जिसमें से केवल और केवल जो माइनॉरिटी स्टूडेंट है ना, माइनॉरिटी स्टूडेंट वही जाके यहाँ पे पढ़ सके, तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हो आर्टिकल 30 के थ्रू। क्लियर है। और 31 जो है ये तो डिलीट कर दिए गए हैं, जो कि था राइट टू, मैं वहाँ पे शायद वो बोला था प्राइवेसी बोला था, राइट टू प्राइवेसी नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि डिलीट किए गए हैं 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। अभी के रेस्पेक्ट में ये जो है लीगल राइट बन चुके हैं आर्टिकल 308 के थ्रू, है ना, 300A के थ्रू। क्लियर है इतना। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है 32 आर्टिकल। ये कौन सा आर्टिकल है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब इतना फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया, अब फंडामेंटल राइट तो दे दिया, अगर सपोज करो अगर वायलेशन होता है तो कौन से आर्टिकल के थ्रू हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कौन से आर्टिकल के थ्रू हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे,
तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये आर्टिकल 32 बताता है कि अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट को तो डायरेक्टली हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पे रीच कर सकते हैं, जा सकते हैं वहाँ पे। क्लियर है? एक चीज़ और याद रखना कि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो पूरे जो फंडामेंटल राइट हैं उसको क्या कर देते हैं? सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन दो यहाँ पे फंडामेंटल राइट हैं उसको सस्पेंड नहीं कर सकते इवन ए नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इसको जो है सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगेगा तब भी नहीं कर सकते। क्लियर है क्या इतना? फिर जो नेक्स्ट है कि 33 आर्टिकल, पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट अप्लाई फंडामेंटल राइट टू आर्म फोर्सेस, पुलिस पर्सनल या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके ऊपर इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट को जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसको बैन कर सकते हैं, या फिर फंडामेंटल राइट जो सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए गए हैं उसको सस्पेंड कर सकते हैं कि यहाँ पे मूव नहीं कर सकते, है ना, यहाँ पे अगर कहीं जाना है तो जा नहीं सकते, यहाँ पे अगर कोई डाटा इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 33 जो है बात करता है यहाँ पे। क्लियर है? इतना समझ आ गया? फिर जो आर्टिकल 34 है ये बताता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट वाइल मार्शियल लॉ इन फोर्स। मार्शियल लॉ कब लगाए जाते हैं? मार्शियल लॉ बोलते हो किसको बोलते हैं? कि अगर कोई कंट्री को चला रहे हैं, किसके द्वारा चल रहे हैं? यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चलाने वाले हैं, यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा चलता है। जब मिलिट्री फोर्सेस पूरा हैंड ओवर ले लेते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जब जो है मिलिट्री फोर्सेस हैंडल करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्शियल लॉ बोलते हैं। तो मार्शियल लॉ में क्या क्या फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्शन होगा, इन सब चीज़ का बात करते हैं आर्टिकल 34। क्लियर है क्या? फिर आर्टिकल जो 35 है ये बताता है कि पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट। तो कुछ फंडामेंटल राइट है उसमें कैसे रूल्स बनाना है ना, क्या रूल्स बनाना है, ये कौन डिसाइड करते हैं? पार्लियामेंट करते हैं, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर करते हैं। क्लियर है? तो ये तो रहा जितना हम लोग कवर किए यहाँ पे फंडामेंटल राइट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? आर्टिकल बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा याद रखना है। अब देखो, जैसे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट जाते हैं तो किसके थ्रू जाते हैं? वो है रिट्स के थ्रू। जब फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट हम लोग क्या करते हैं? रिट्स इशू करते हैं। क्या होता है रिट्स इशू जो है? इसका पर्पस यही होता है कि सेफगार्ड करना फंडामेंटल राइट को और जस्टिस जो है इंश्योर करना। जो रिट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट होता है तो उसको हम लोग जो है जुडिशरी में अपील करते हैं, किसके थ्रू? रिट्स के थ्रू। क्लियर? जिसे हम लोगों ने बोरो किए हैं ब्रिटिश लॉ से, और इसको हम लोग ग्रिड रेमेडीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू जो वायलेशन हो रहा है उसका रेमेडी मिलने वाले हैं, है ना। तो कौन कौन सा रिट्स हैं इसको थोड़ा समझते हैं, है ना, और क्या इसका यूज़ है, हर चीज़ को हम लोग अब कवर करते हैं। जिसमें से पहला रिट्स है वो है हैबियस कॉर्पस का। इसका मीनिंग भी याद रखना, पर्पस भी याद रखना। क्लियर? तो इसका जो मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी, मतलब कोर्ट ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ पर्सन इलीगली डिटेन। सपोज करो कोई पर्सन को अरेस्ट करके ले गए, तो अरेस्ट किए तो ना उसको क्या किए? इलीगली तरीके से अरेस्ट करके ले गए, उसका कोई गलती नहीं है ना, या तो ना तो कुछ ने क्राइम किए हैं फिर भी उसको उठा के ले गए, मतलब इलीगली उसको डिटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जब फंडामेंटल राइट तो वायलेशन हो गया वहाँ पे, तो इसके अगेंस्ट हम लोग जो रिट इशू करेंगे, कौन सा इशू करेंगे? हैबियस कॉर्पस का जो रिट है हम लोग इसको इशू करेंगे। समझ आया? फिर जो नेक्स्ट है वो है मैंडमस। मैंडमस का मतलब ही होता है वी कमांड, हम कमांड करेंगे, मतलब कोर्ट ऑर्डर अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, अगर वो अपना ड्यूटी को ठीक तरीके से निभा नहीं रहे हैं, है ना, अपने कैपेसिटी में पूरा कैपेसिटी होके काम अगर नहीं कर रहे हैं, तो मैंडमस के थ्रू गवर्नमेंट उसको फटकार लगा सकते हैं, या फिर उसके लिए एक मैंडमस रिट इशू कर सकते हैं कि जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, है ना, नहीं कर पा रहे हो, उसको ठीक तरीके से करो। तो इसके लिए हम लोग जो है मैंडमस रिट इशू करते हैं, है ना। फिर जो थर्ड है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? इशू बाई अ हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, है, या फिर ट्रिब्यूनल स्टॉप प्रोसीडिंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। जैसे कि सपोज करो हाई कोर्ट के पास पावर है कि 2 लाख तक को क्या कर सकते हैं? जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कर दिया कि 3 लाख जुर्माना लगा दिया। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आप उसका जो लिमिट है 2 लाख तक लिमिट है, उसको पार कर गए, तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि उस जो केस में
जो कि 2 से 3 लाख वहाँ पे किए हो उसको हमारे पास रिफ़र करो, क्योंकि वो हमारे अंडर आएगा। ठीक है, क्लियर। तो उस रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे प्रोहिबिशन का रिट यहाँ पे इशू करते हैं, समझे। फिर जो फोर्थ है वो है सर्चियोरारी। इसमें क्या होता है कि इशू बाय हायर कोर्ट टू क्वाश या फिर कैंसल द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल दैट एक्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। क्योंकि अगर कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उस ज्यूरिसडिक्शन के अगर आगे जाके काम कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोग सर्चियोरारी का जो रिट इशू करते हैं, या फिर उसको कैंसिल कर रहे हो, या फिर अगर क्वाश हो रहा है, जो ज्यूरिसडिक्शन हो रहा है उसमें अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है, तो उस रेस्पेक्ट में कहाँ पे जाओगे, सर्चियोरारी का जो रिट इशू यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अगर सपोज करो कि कोई इलीगल तरीके से हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया गया, तो इलीगल तरीके से पास कर दिया और पता भी है, तो हम लोग डायरेक्टली सर्चियोरारी जो रिट है इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कि बोलेंगे कि जो इलीगल तरीके से जो है हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को पास कर दिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल वही चीज़ का दिया गया है। ठीक है, फिर जो लास्ट है वो है क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है कि बाई व्हाट अथॉरिटी, मतलब कोई भी अगर पर्सन सिविल सर्वेंट है, अगर वो पोस्ट में बैठा हुआ है तो क्या एक्चुअली वो जो है उस क्वालिफिकेशन के लायक है। अगर उस क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मंगा है, लेकिन हम लोग जो है उसमें 12th जो स्टूडेंट है उसको बैठा दे रहे हैं, तो जो क्यू वारंटो है वो यही बोलता है कि अगर कोई पर्सन अगर सिविल सर्वेंट में या फिर पोस्ट में बैठा हुआ है तो क्या उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो इसको क्वेश्चन करने के लिए जो है हम लोग क्यू वारंटो का रिट यहाँ पे इशू करते हैं। क्लियर है, ये 5 रिट हैं जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर, ये समझना है। अब ये समझ गए कि जो रिट है हाई कोर्ट में भी इशू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इशू करते हैं। आर्टिकल भी समझ आ गया है कि हाई कोर्ट में हम लोग 32 के थ्रू करते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें हम लोग 32 के थ्रू करते हैं, और जो हाई कोर्ट है उसमें हम लोग 2 to 6 के थ्रू करते हैं। तो देखो, फॉर अ फंडामेंटल राइट जो सुप्रीम कोर्ट है, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि क्योंकि दोनों तो रेट ही इशू कर रहे हैं तो कुछ सिमिलर है कि डिफरेंसेस हैं, ये भी देख लेते हैं। तो देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है जो रिट इशू करता है केवल और केवल अगर फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ है तभी वो रिट इशू करने वाले हैं, अगर नहीं करते। लेकिन हाई कोर्ट के पास यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर हो जाता है कि अगर फंडामेंटल राइट जो है वायलेशन होता है तब तो रिट इशू करेंगे, लेकिन अदर जो ऑर्डिनरी लॉ है या फिर अदर जो लीगल राइट है अगर उसका भी वायलेशन होता है तब भी उसके रिस्पेक्ट में हम लोग रिट इशू कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो इसमें जो है हाई कोर्ट का पावर ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आएगा तो पूरा होल कंट्री में होगा, तो इसका जो है वाइडर टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। जुरिस्डिक्शन जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का, कॉमन सेंस से है ना। लेकिन हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है, तो जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा केवल और केवल उसी स्टेट में होगा जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है। क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन स्टेट। फिर कॉल्ड हार्ट एंड सॉइल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो कॉल्ड सो बट वेरी पावरफुल। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी बोला है कि जो आर्टिकल 32 है जिसमें से फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसको क्या बोले, हार्ट एंड सॉइल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोले हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रेस्पेक्ट में यूज़ होते हैं। क्लियर है, इतना समझ आ गया। तो देखो, अब जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर किए, और यहीं से क्वेश्चन आता है एक्चुअली, अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है तो। अब इसका जो अगला लेक्चर होगा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पूरा थ्योरी कवर के लिए, अब बारी है इसका अप्लाई करने का। तो कोई भी डाउट है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है जो कि PDF अपलोड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।